नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे यूक्रेन युद्ध और वैश्विक खाद्य संकट, भारत व पंथ निरपेक्षता, खाद्य सुरक्षा सूचकांक, खाड़ी क्षेत्र का भारत के लिए महत्व, समान नागरिक संहिता तथा मुद्रास्फीति दबाव व आरबीआई पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 10 से लिया गया है। इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है और इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं यूक्रेन युद्ध व वैश्विक खाद्य संकट पर। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और रूस की अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों ने वैश्विक खाद्य कीमतों को बढ़ा दिया है। इसने लाखों लोगों को, विशेष रूप से कम आय वाले देशों में ऐसे लोगों को भुखमरी की कगार तक धकेल दिया है। यूक्रेन और पश्चिम में उसके सहयोगियों ने रूस पर भोजन को एक हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए ये बताया है कि किस प्रकार से यूक्रेन के काला सागर बंदरगाहों की नाकेबंदी बढ़ती कीमतों का प्राथमिक कारण है, जबकि मॉस्को ने संकट के लिए पश्चिमी प्रतिबंधों को ही जिम्मेदार ठहराया है। जबकि युद्ध अपने चौथे महीने में है और अभी भी कोई राजनीतिक समाधान नजर नहीं आ रहा है, अतः संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने रूस और यूक्रेन से अनाज और उर्वरकों के निर्यात की सुविधा के लिए रूसी नेतृत्व के साथ बातचीत को शुरू किया है। इस खाद्यान्न के संकट को हम कुछ आंकड़ों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमें समझना होगा कि युद्ध से पहले ही कई देश बढ़ती खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, बढ़ते संघर्षों और कोविड-19 महामारी ने आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया था, जिससे वस्तु और फसलों की कीमतें बढ़ती हुई देखी गई थीं। किंतु यूक्रेन में युद्ध ने इस स्थिति को और बढ़ा दिया है। इसके संदर्भ में विश्व बैंक के आंकड़े महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक के अनुसार 1 जून 2022 तक कृषि मूल्य सूचकांक जनवरी 2021 की तुलना में 40% अधिक देखा जा रहा है। जनवरी 2021 के स्तर से मक्का और गेहूं की कीमतें भी क्रमशः 42% और 60% बढ़ी हैं। वैश्विक स्तर पर खाद्य, ईंधन और उर्वरक की कीमतों में इस साल तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है और विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार यह प्रवृत्ति 2024 तक ऊंची बनी रह सकती है। दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं उच्च खाद्य कीमतों से प्रभावित हुई हैं, जैसे कि अमेरिका में मुद्रास्फीति का उच्च स्तर देखा जा रहा है, जो आगे आने वाले सालों में भी बना रह सकता है। इसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम में भी मुद्रास्फीति की संख्या पहले ही 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। लगभग 90% उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने इस साल खाद्यान्न मुद्रास्फीति में 5% से अधिक मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को महसूस किया है। इसमें कम आय वाले देश, जो बुनियादी खाद्य खपत के लिए आयात पर निर्भर हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होते देखे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार इन कम आय वाले देशों में इथोपिया, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान और यमन जैसे देश सर्वोच्च अलर्ट पर हैं, जो भयावह परिस्थितियों वाले हॉट स्पॉट के रूप में बने हुए हैं और इसमें अफगानिस्तान और सोमालिया को भी जोड़ा जा सकता है। हमें समझना होगा कि इस वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में रूस और यूक्रेन की काफी महत्ता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया की 1/4 से अधिक गेहूं की आपूर्ति करते हैं। आंकड़ों के अनुसार गेहूं के वैश्विक निर्यात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 20% है, जबकि यूक्रेन की हिस्सेदारी को 8% तक देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार दुनिया की कम से कम 35% आबादी के लिए गेहूं एक महत्वपूर्ण भोजन है और लगभग 50 देश अपने गेहूं के आयात के लिए 30% से अधिक के संदर्भ में रूस और यूक्रेन पर निर्भर देखे जा सकते हैं। इसमें अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की,
मिस्र, बांग्लादेश और लेबनान ऐसे देश हैं जो अपने आयातित गेहूं का लगभग 60 से 80% रूस यूक्रेन से ही प्राप्त करते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि गेहूं के अलावा यूक्रेन मकई का दुनिया का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, जो वैश्विक निर्यात का 16% हिस्सा है। इसके अलावा यूक्रेन सूरजमुखी के बीज और कुसुम तेल का भी 46% तक उत्पादन करता है और सूरजमुखी के तेल का तो वह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसलिए युद्ध और प्रतिबंधों ने दुनिया के इस ब्रेड बास्केट क्षेत्र को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया है, जिससे खाद्य कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। इस संकट का कारण किस प्रकार का है, इसे भी हमें समझना होगा। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने से पहले यूक्रेन के पास एक महीने में 6 मिलियन टन गेहूं, जौ और मक्का निर्यात करने की क्षमता थी, जो मुख्य रूप से अजोब सागर या काला सागर में बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता था। लेकिन आक्रमण के बाद से यह निर्यात गिर गया है, क्योंकि रूसी युद्ध का प्रयास पूरी तरह से यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों पर काला सागर और अजोब सागर के तट पर ही केंद्रित है। इसके तहत मारियोपोल, खिरसोन और बर्डिस्क जैसे कई यूक्रेनी बंदरगाह अब रूसी नियंत्रण में देखे जा सकते हैं। हालांकि मायकोलाइव और ओडेसा जैसे शहर, जिन्हें पर्ल ऑफ द ब्लैक सी के रूप में जाना जाता है, अभी भी यूक्रेन के पास हैं, किंतु 2 कारणों से वाणिज्यिक जहाज इन बंदरगाहों पर नहीं जा सकते हैं। एक तो यूक्रेन ने इन बंदरगाहों के आसपास संभावित रूसी हमलों के खिलाफ निवारक रूप में माइंस को बिछा दिया है, और इसके अलावा रूस के द्वारा काला सागर के पानी में नौसैनिक नाकाबंदी को भी किया गया है। इन कारकों से ही यूक्रेन से निर्यात पूरी तरीके से रोका हुआ देखा जा सकता है। यूक्रेन के मुताबिक 2 करोड़ टन से ज्यादा अनाज गोदाम और कंटेनरों में फंसा हुआ है, और इस साल के मौसम की शुरुआत के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग यूक्रेन द्वारा 30 मिलियन टन मकई, गेहूं और सूरजमुखी के तेल का उत्पादन किया जा सकता है। इसमें से आधे का निर्यात किया जाना है, लेकिन जब तक नाकाबंदी हटा नहीं ली जाती है, यूक्रेन निर्यात शुरू नहीं कर सकता है। इसके चलते देश को इस साल की फसल को स्टोर करने के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता भी नहीं मिलने जा रही है। इससे खाद्यान्न संकट और गहरा हो सकता है। नाकाबंदी के अलावा रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध भी संकट में योगदान दे रहे हैं। रूस दुनिया का शीर्ष गेहूं उत्पादक होने के अलावा उर्वरक का प्रमुख निर्यातक भी है, जो खाद्य उत्पादन के लिए एक आवश्यक वस्तु है। रूस और उसके सहयोगी बेलारूस में लगभग 38% पोटाश उर्वरक, 17% मिश्रित उर्वरक और 15% नाइट्रोजनी उर्वरक है। इससे उर्वरक की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिससे खाद्य उत्पादन महंगा हो जाएगा। यद्यपि रूस के खाद्य और उर्वरक क्षेत्रों को सीधे पश्चिमी प्रतिबंधों के द्वारा लक्षित नहीं किया गया था, लेकिन इसके वित्तीय क्षेत्र पर प्रतिबंध, जिसने रूस के लिए भुगतान को मुश्किल बना दिया है, इसने खाद्यान्न सहित इसके निर्यात को भी जटिल बना दिया है। साथ ही रूसी कुलीन वर्गों पर लक्षित प्रतिबंधों ने कृषि उद्योग के लिए वित्त को भी अवरुद्ध कर दिया है। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इसके संदर्भ में किसी प्रकार के मध्यम मार्ग को निकाला जाए। इसके संदर्भ में रूस ने सुझाव दिया है कि वह अजोब सागर पर बंदरगाहों से निर्यात को फिर से शुरू करेगा। वह काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों के लिए एक गलियारे को भी खोलेगा यदि यूक्रेन उन माइंस को हटा देता है जो उसने ओडेसा और मायकोलाइव बंदरगाहों पर लगा रखी हैं। लेकिन इन प्रस्तावों को लेकर अभी भी शंकाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि यूक्रेन को मॉस्को पर भरोसा नहीं है, इसलिए अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लग सकी है। यूक्रेन के पास अपने अनाज को देश से बाहर भेजने का विकल्प भी बहुत कम है, यदि उसके बंदरगाह अवरुद्ध ही रहते हैं।
एक विकल्प यह है कि पोलैंड या बेलारूस के माध्यम से बाल्टिक राज्यों में अनाज को भूमि पर से स्थानांतरित किया जाए और फिर उन्हें बाल्टिक सागर बंदरगाहों से बाहर भेजा जाए। हालांकि यूक्रेन ने बेलारूस से मदद के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, क्योंकि बेलारूस एक रूसी सहयोगी है और पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। पोलैंड के माध्यम से अनाज को भूमि से ले जाना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पोलैंड में रेल ट्रैक गेज यूक्रेन और बाल्टिक राज्यों जैसे देशों की तुलना में छोटा है। इसका मतलब है कि कार्गो को पोलिश यूक्रेन सीमा पर अलग अलग ट्रेनों में ले जाना होगा, जिससे ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए यूक्रेनी अनाज को वैश्विक बाजारों में ले जाने का एकमात्र व्यवहारिक समाधान काला सागर मार्गों को ही खोलना है। हमें वैश्विक खाद्य पदार्थों पर दबाव को कम करने के लिए रूस से अनाज और उर्वरक के निर्यात को भी बढ़ाना होगा। इसके लिए कीव और उसके सहयोगियों को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ समझौता करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे भारत और पंथ निरपेक्षता पर। भारत में हाल ही में एक राजनीतिक दल के विविध प्रवक्ताओं के द्वारा पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम धर्म पर नकारात्मक टिप्पणियां की गईं। इससे विभिन्न पश्चिम एशियाई राष्ट्रों में भारत की आलोचना देखी गई है, जिससे पंथ निरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता का विषय एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर भी पंथ निरपेक्षता की अवधारणा चर्चा में रही थी। इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय में यह तर्क दिया गया कि भारतीय पंथ निरपेक्षता एक सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है, जिसकी उत्पत्ति का स्रोत सर्वधर्म संभाव है, जहां राज्य सभी समुदायों के मौलिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अभ्यास के लिए एक सक्षमकारी भूमिका निभाता है। यह तुर्कीय देश के विपरीत है, जहां नकारात्मक पंथ निरपेक्षता है, जहां कोई भी सार्वजनिक रूप से अपनी धार्मिक पहचान नहीं दिखा सकता है। उदाहरण के लिए वहां की संवैधानिक अदालतों ने सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है। आपको ये ध्यान रखना है कि हिजाब कुछ मुस्लिम महिलाओं के द्वारा सार्वजनिक रूप से सर ढकने के लिए पहने जाने वाले वस्त्र को कहा जाता है। यदि हम पंथ निरपेक्षता को समझने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ है नागरिकों के जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म का पृथक्करण। पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ है कि धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था और भारत में इसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान प्रदान करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य को धर्म से पूरी तरह से अलग कर दिया जाए। इसी संदर्भ में पंथ निरपेक्षता के पश्चिमी और भारतीय प्रतिमान के मध्य अंतर को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि भारतीय प्रतिमान वाले पंथ निरपेक्षता में सैद्धांतिक दूरी पर बल दिया गया है, जिसमें राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों से पृथक रहेंगे, किंतु राज्य संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 आदि में वर्णित आधारों पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसके विपरीत पश्चिमी प्रतिमान वाले पंथ निरपेक्षता के मॉडल में पारस्परिक अपवर्जन पर बल दिया गया है, जिसमें राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और इसी तरह धर्म राज्य के मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करता है। पंथ निरपेक्षता के भारतीय प्रतिमान में राज्य धार्मिक संस्थाओं को सहायता प्रदान कर सकता है, लेकिन सहायता देने में विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके विपरीत पश्चिमी प्रतिमान में राज्य किसी भी धार्मिक संस्थान को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। भारतीय प्रतिमान में राज्य प्रायोजित धार्मिक सुधारों का प्रावधान होता है। इस प्रकार भारतीय संविधान के द्वारा अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि पश्चिमी प्रतिमान में राज्य प्रायोजित धार्मिक सुधारों की कोई संभावना नहीं होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई धर्म किसी महिला को पुजारी बनने से वर्जित करता है तो राज्य इसके संदर्भ में
कुछ नहीं कर सकता है। भारत में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 26 के तहत सामुदायिक अधिकारों की मान्यता दोनों का समावेशन करती है, जबकि पश्चिमी पंथ निरपेक्षता केवल व्यक्तिगत अधिकारों पर केंद्रित है। इसमें स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समानता का तात्पर्य व्यक्तियों के मध्य समानता से है। पंथ निरपेक्षता के भारतीय प्रतिमान में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों को भी संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई है, जबकि पंथ निरपेक्षता के पश्चिमी प्रतिमान में समुदाय आधारित अधिकारों या अल्पसंख्यक अधिकारों की ज्यादा गुंजाइश नहीं देखी जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय पंथ निरपेक्षता पश्चिमी पंथ निरपेक्षता की अवधारणा की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि यह राज्यों को व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देते हुए धार्मिक बुराइयों का उन्मूलन करने की शक्ति और अनुमति भी प्रदान करती है। हालांकि वर्तमान में पंथ निरपेक्षता के समक्ष अनेक चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। आज भारतीय संवैधानिक पंथ निरपेक्षता को पार्टी राजनीतिक पंथ निरपेक्षता के द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। इस पार्टी राजनीतिक पंथ निरपेक्ष राज्य में बहुसंख्यकवाद अनेक बार प्रभावी दिखाई देता है, जिससे अल्पसंख्यक हितों को हानि हो सकती है। यह सबको साथ लेने के बजाय बहुमत को आगे बढ़ाता है, जो एक हानिकारक प्रवृत्ति है। यही कारण है कि हमें राजनीतिक रूप से न्याय प्रदान आदि करने के लिए सामाजिक रूप से संचालित आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें अंतरधार्मिक से अंतरधार्मिक मुद्दों पर जोर देना होगा। अंतरधार्मिक मुद्दों पर अधिक ध्यान देने से यह सुनिश्चित होगा कि अंतरधार्मिक मुद्दे और खराब ना हो। यह सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता के नए रूपों को विकसित करने में मदद करेगा, जो पंथ निरपेक्षता, समावेशन और लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। अगला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है। इसमें हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा सूचकांक की। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा खाद्य सुरक्षा के 5 मानदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने हेतु राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की शुरुआत 2018-19 में देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धी सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से की गई थी। इसे खाद्य सुरक्षा के 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया है। इन मापदंडों में मानव संसाधन, संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा और निगरानी, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और उपभोक्ता अधिकारिता आदि को शामिल किया गया है। यह सूचकांक एक गतिशील, मात्रात्मक और गुणात्मक बेंचमार्किंग मॉडल है, जो सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 2018-19 के लिए पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर घोषित किया गया था। यह सूचकांक हमारे नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मदद करेगा। यदि हम राज्यों के प्रदर्शन की बात करें तो सभी राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है और उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र हैं। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर, उसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ के द्वारा पहले 3 स्थानों को प्राप्त किया गया है। हालांकि खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्र में यह भी महत्वपूर्ण है कि अकेले राज्य केंद्र सरकार के समर्थन के बिना बड़ा बदलाव नहीं ला सकते हैं। जहां तक प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे और तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरीके के जनशक्ति में सुधार का संबंध है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उदार सहायता प्रदान की जानी चाहिए। निजी क्षेत्र को कर्मचारियों को उनकी लागत पर प्रशिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर आगे आना चाहिए और जहां ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है उनका उत्पादक उपयोग किया जाना चाहिए।
इसमें गैर सरकारी संगठनों की मदद से जरूरतमंदों को अधिशेष भोजन वितरित करने में भी कार्य करना होगा। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक हितधारक को यह महसूस करना चाहिए कि प्रत्येक को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और सामूहिक और अच्छी तरीके से समन्वित कार्यवाही होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे खाड़ी क्षेत्र का भारत के लिए महत्व पर। हाल ही में एक राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं के द्वारा इस्लाम के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी ने भारत के पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों के साथ संबंधों को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। आपको खाड़ी क्षेत्र के भारत के लिए महत्व को समझना होगा, क्योंकि भारत के ऐतिहासिक रूप से खाड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। जैसे कि ईरान के साथ भारत के सदियों से अच्छे संबंध रहे हैं और कतर के साथ भारत के करीबी संबंध देखे जा सकते हैं। इन संबंधों में महत्वपूर्ण कारकों में तेल, गैस और व्यापार के साथ ही खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की बड़ी संख्या और उनके द्वारा घर वापस भेजे जाने वाले प्रेषण यानी धनराशि को शामिल किया जाता है। इसके संदर्भ में भारत का विभिन्न देशों के साथ व्यापार भी बेहतर है। जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कुल व्यापार के संदर्भ में संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से ही पीछे है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार पिछले वित्त वर्ष में भारत के कुल निर्यात का लगभग 6.6% और आयात का 7.3% था, जो पिछले वर्ष से 68% अधिक था, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महामारी से प्रभावित हुआ। वहीं वर्ष 2021-22 में लगभग 43 अरब डॉलर के साथ सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था। तेल आयात के संदर्भ में भी हम संबंधों की महत्ता को समझ सकते हैं, क्योंकि भारत के कच्चे तेल के आयात में फारस के खाड़ी देशों की हिस्सेदारी पिछले 15 वर्षों में लगभग 60% पर बनी हुई है। 2021-22 में भारत को तेल का सबसे बड़ा निर्यातक इराक था, जिसका हिस्सा 9% से बढ़कर 22% तक हो गया है। इसमें ईरान भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक हुआ करता था। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते वर्तमान में ये हिस्सेदारी 1% से भी कम हो गई है। हमें धन प्रेषण के संदर्भ में भी खाड़ी के महत्व को समझना होगा, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार लगभग 13.4 मिलियन अनिवासी भारतीयों की खाड़ी में सबसे बड़ी संख्या है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशों से धन प्रेषण के मामले में भारत 2020 में लगभग 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। इसमें सबसे ज्यादा योगदान खाड़ी में भारतीय विशाल डायस्पोरा का ही है। हालांकि वर्तमान में हमें खाड़ी देशों के साथ संबंधों को और विविध बनाने की आवश्यकता है। इसमें हमें खाड़ी देशों के साथ अक्षय ऊर्जा, उच्च शिक्षा, तकनीकी नवाचार, स्मार्ट शहर और अंतरिक्ष वाणिज्य जैसे नवीन क्षेत्रों में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में विभिन्न खाड़ी देशों के द्वारा भी आर्थिक विविधीकरण करने की तरफ जोर दिया गया है। जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता करता है और संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में भारत के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। भारत को भी हिंद महासागर में कनेक्टिविटी और सुरक्षा पर अपनी क्षेत्रीय पहलों को व्यापकता के साथ मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है और इसमें खाड़ी देशों की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता पर। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के संदर्भ में एक समिति का गठन किया है। इससे समान नागरिक संहिता का विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता की, तो समान नागरिक संहिता कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करती है, जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है तथा व्यक्तिगत मुद्दों जैसे कि विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार आदि को विनियमित करती है।
भारत में संविधान का अनुच्छेद 44 भी इसकी वकालत करता है, जिसके तहत राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। हालांकि सरकारों ने स्वतंत्रता के बाद से भारत की विविधता का सम्मान करने के लिए अलग-अलग धर्म आधारित नागरिक कानूनों की अनुमति दी है। जब समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने से कानूनी प्रणाली का सरलीकरण किया जा सकेगा, सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का समान रूप से संरक्षण होगा। इससे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की रक्षा की जा सकेगी और साथ ही विविधता में एकता को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। इसमें समान नागरिक संहिता विविधता की रक्षा करते हुए एकता और राष्ट्रीय भावना की समझ को बढ़ावा देगा। हालांकि समान नागरिक संहिता के विरोध के पक्ष में भी बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि यह कहा जाता है कि भारत में भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता आईपीसी के रूप में बहुत हद तक एक रूपता पहले ही विद्यमान है। इसके अलावा यह तर्क दिया जाता है कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य कभी भी पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का नहीं था। यह मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी जा सकता है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। अनेक पक्षों द्वारा यह भी कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों पर प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है, जिससे विविध प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं विलुप्त हो सकती हैं। यह भी डर दिया जाता है कि किस प्रकार से समान नागरिक संहिता के नाम पर बहुसंख्यकों की प्रथा और संस्कृति को अल्पसंख्यकों पर थोपा जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि विविध कानून एक ही धार्मिक समुदाय को शासित जरूर करते हैं, किंतु एक ही धार्मिक समुदाय के भीतर कोई एक रूपता नहीं देखी जा सकती है। हम पूर्वोत्तर का उदाहरण दे सकते हैं, जहाँ पे 200 से अधिक जनजातियां विद्यमान हैं और वहाँ पे विविध प्रथागत कानूनों को देखा जा सकता है। यही कारण है कि जब हम भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ एक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता पर हमें काफी सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहते हैं तो इसमें हमें उत्पीड़ितों की सुरक्षा और साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने दोनों के संदर्भ में विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में यदि हम किसी भी प्रकार के समावेशी कानून को पारित करें तो इसमें सभी हितधारकों को शामिल करें और अंतिम निर्णय को लें। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे मुद्रास्फीति दबाव व आरबीआई की। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से मुद्रास्फीति को धीमा करने के लिए रेपो रेट को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर लगभग 4.90% करने के लिए मतदान किया, क्योंकि यह अनुमान है कि मुद्रास्फीति वर्तमान अप्रैल से जून की तिमाही में औसतन 7.5% तक जा सकती है। इसके तहत मौद्रिक नीति समिति ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे ताकि बेहतर विकास को समर्थन दिया जा सके। उल्लेखनीय है कि मौद्रिक नीति समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अब ब्याज दरों के मामलों में ज़्यादा अकोमोडेटिव नहीं रहना चाहती। इसका तात्पर्य है कि अब ब्याज दरों में और छूट नहीं दी जाएगी। इसका एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि मौद्रिक नीति समिति अब मार्च में समाप्त होने वाले पूरे वित्तीय वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति को औसतन 6.7% पर अनुमानित कर रही है, जबकि अप्रैल में इसका अनुमान 5.7% ही लगाया गया था। हाल के खुदरा मुद्रास्फीति जैसे आंकड़े भी ये बताते हैं कि किस प्रकार से मुद्रास्फीति आरबीआई द्वारा निर्धारित किए गए 4 से 6% के बैंड से काफी ऊपर जा रही है, जिस पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।
मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति में वृद्धि में अनेक कारकों को सूचीबद्ध किया है। इसमें यूक्रेन में युद्ध के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई वस्तुओं की कीमतें, मार्च के महीने में देखी गई अत्यधिक गर्मी जिससे रबी की फसल पर पड़ा नकारात्मक प्रभाव, इसके अलावा खाद्य तेल की कीमतों के साथ ही कच्चे तेल की कीमतें भी इसमें कारक निभा रही हैं। इससे आगे चलकर विनिर्माण और सेवा फर्म्स के इनपुट और आउटपुट पर दबाव पड़ा है जिसे ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। मौद्रिक नीति समिति की चिंता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही मुद्रास्फीति भी है जो वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को बढ़ा रहा है। यद्यपि आरबीआई ने चालू वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए अपने अनुमान को 7.2 पर ही बनाकर रखा है। आरबीआई का मानना है कि खरीफ फसल की बुआई की बेहतरी से ग्रामीण उत्पादन और खपत में वृद्धि होगी, किंतु जिस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून में 37% सामान्य से नीचे की प्रवृत्ति देखी गई है वह एक प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्य कर सकता है। विश्व बैंक के द्वारा भी इसी के चलते भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्व अनुमान को 50 आधार अंकों से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। वर्तमान में आरबीआई के समक्ष एकमात्र सकारात्मकता केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर की गई उत्पाद शुल्क में कटौती है जो आगे आने वाले समय में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है। इसी के चलते आरबीआई गवर्नर के द्वारा भी इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य भी मूल्य वर्धित करों को और कम करें जिससे मुद्रास्फीति के दबाव को और कम किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत में अभी यह घोषणा किया जाना कि संवैधानिक पंथ निरपेक्षता का पूर्ण अंत हो चुका है एक प्री मैच्योर यानी असामयिक तथ्य है। चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, वैश्विक खाद्य कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्या यूक्रेन के पास काला सागर मार्गों के अलावा अपने अनाज के निर्यात के अन्य विकल्प हैं? यूक्रेन युद्ध और वैश्विक खाद्य संकट की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप पंथ निरपेक्षता का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में पंथ निरपेक्षता की व्याख्या करेंगे, पंथ निरपेक्षता के समक्ष चुनौतियों को समझाएंगे और चुनौतियों के निवारण में उपयुक्त सुझाव भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप रूस यूक्रेन युद्ध का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में वैश्विक खाद्य कीमतों के बढ़ने को आंकड़ों के साथ स्पष्ट करेंगे, वैश्विक खाद्य कीमतों के बढ़ने के कुछ कारकों की व्याख्या करेंगे, यूक्रेन के पास उपलब्ध विकल्पों को समझाएंगे और इसके संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।